राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वर्ष 2047 में एरोस्पेस और विमानन विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। पंचकुला में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा महोत्सव 2023 का विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने किया शुभारंभ। कहा, भारत का युवा अपनी प्रतिभा के बल पर हर क्षेत्र में कर रहा है देश का नाम रोशन। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की निदेशक ईशा कालिया ने रोहतक में विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में अधिकारियों के साथ की बैठक। अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। और क्रिकेट विश्व कप 2023 के अंतिम रण को लेकर उत्साह चरम पर। मुकाबले से पहले नीले रंग में डूबा अहमदाबाद। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 20 साल बाद होगी खिताबी भिड़ंत। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 में एरोस्पेस और विमानन विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया उत्कृष्टता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान भारत में एरोस्पेस और विमानन यात्रा के 75 वर्ष पर एक सार संग्रह के साथ साथ विजन दस्तावेज 2047 का विमोचन भी किया गया। इस सम्मेलन और प्रदर्शनी में पिछले 75 वर्षों में इस क्षेत्र में भारत की प्रगति यात्रा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें उपलब्धियों, तकनीकी और प्रगति और दूरदर्शी लोगों की भूमिका का प्रदर्शन होगा। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि यह सम्मेलन एविएशन सेक्टर में भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। एरोस्पेस क्षेत्र रक्षा और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रौद्योगिकियों के माध्यम से परिवर्तनकारी चरण से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कार्यबल का कौशल बढ़ाने की आवश्यकता है। And pioneering technologies and visionary insights into aviation industry's future. I am happy to know that some of the highlights of this conference include issues such as green initiatives by aero industries, the impact of artificial intelligence, robotics, and machine learning of avionics, human capital development and infrastructure growth, empowering women in the sector, and encouraging startups for creative disruptions. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गगनयान और आदित्य L1 मिशन से अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का महत्व बढ़ा है और इन दोनों मिशनों से बड़े पैमाने पर मानवता को भी मदद मिलेगी। Of the Mars mission or showcasing the end-to-end capability in safe landing and roving near the moon's south pole, a place considered beyond human endeavor. India has proved that it has the willpower, potential and capacity to accomplish what it sets out to achieve. पंचकुला के सेक्टर 8 स्थित आत्म ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा महोत्सव 2023 का विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपायुक्त सुशील सारवान और हरियाणा बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव रंजीता मेहता भी मौजूद रहे। इस युवा महोत्सव में लगभग 250 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। जिला स्तरीय युवा महोत्सव के विजेताओं को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जबकि राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के विजेता जनवरी में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा सप्ताह में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस अवसर पर ज्ञानचंद गुप्ता ने जिला बाल कल्याण परिषद की ओर से आयोजित करवाई गई प्रतियोगिताओं के 413 विजेता स्कूली बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। विधानसभा अध्यक्ष ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत युवाओं का देश है और किसी भी देश का भविष्य उनके युवाओं पर निर्भर करता है। आज भारत का युवा अपनी प्रतिभा के बल पर हर क्षेत्र में देश का नाम विश्व भर में रोशन कर रहा है।
हमारे देश के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, उन्हें एक ऐसा मंच प्रदान करने की आवश्यकता है जहां वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा द्वारा जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये महोत्सव प्रदेश के हर जिले में आयोजित किया जाएगा। युवाओं को संदेश दिया कि रुको मत, थको मत, जागते रहो, चलते रहो। और मैं समझता हूं कि आज के युवा को इस बात की जरूरत है। और युवाओं के अंदर जो स्किल है, जो युवाओं के अंदर प्रतिभा है, युवाओं के अंदर जो उनकी कार्यशैली है, अलग अलग कार्यशैली है, उसको बाहर निकालने का एक बहुत बड़ा ये अवसर है। जब चाहे वो किसी लेबर कॉलोनी के अंदर रहने वाला बच्चा है, गांव के अंदर रहने वाला बच्चा है, शहर के अंदर रहने वाला बच्चा है, अलग अलग प्रकार की विधाएं, अलग अलग प्रकार की टैलेंट्स जो बच्चों के अंदर है, उस प्रतिभा को बाहर निकालने का ये अवसर है। मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम आज जो हरियाणा प्रदेश के अंदर आयोजित किए जा रहे हैं, तो वो पूरे देश के अंदर भी आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव रंजीता मेहता ने कहा कि परिषद द्वारा प्रतिवर्ष स्कूली बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाती हैं। परिषद की ओर से विभिन्न गतिविधियां आयोजित करवाने के साथ साथ चाइल्ड अडॉप्शन की प्रक्रिया भी की जाती है। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है और देश को युवाओं से काफी उम्मीदें हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की निदेशक ईशा कालिया कल रोहतक पहुंची। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में लघु सचिवालय के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने संकल्प यात्रा की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यात्रा के लिए ईशा कालिया को रोहतक जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यात्रा में जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। यात्रा के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, उन्हें संबंधित पोर्टल पर अवश्य अपलोड करें। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में अधिक लोगों को यात्रा से जोड़ते हुए उन्हें इसका पूर्ण लाभ प्रदान करें। रोहतक के उपायुक्त अजय कुमार ने यात्रा की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विकसित संकल्प भारत यात्रा वैन के रूप में चलेगी, जिसमें योजनाओं के लाभार्थियों से भी संपर्क साधा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के नोडल अधिकारी की कमान जिला परिषद के सीईओ और शहरी क्षेत्र के नोडल अधिकारी के रूप में उप निगम आयुक्त को नियुक्त किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा नवंबर एंड से शुरू होने जा रही है और ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके तहत जो भी हमारे बेनिफिशरीज हैं स्कीम्स के, उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा। सिमिलरली जो हमारे ग्रामीण शहरी क्षेत्र के वासी हैं, उनको वेरियस स्कीम्स के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ एनरोलमेंट इंटेंडेड जो बेनिफिशरीज हैं, उनका भी मौके पे किया जाएगा। सो बेसिकली इसमें वैन के माध्यम से ये सारा कार्यक्रम संचालित होगा, जिसमें वैन जो है दिन में 2 गांव कवर करेगी। सिमिलरली अर्बन एरियाज़ में 2 वार्ड कवर करेगी मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में। ऑडियो विजुअल जो इक्विपमेंट है उससे सुसज्जित ये वैन रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का कुरुक्षेत्र में कल भव्य स्वागत किया गया। उनके सम्मान में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रोड शो भी निकाला गया। इस अवसर पर नायब सैनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार जनहित में कार्य कर रही है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने बीते 9 वर्षों में केंद्र और प्रदेश में विकास कार्यों की झड़ी लगाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में नौकरियां मेरिट और योग्यता के आधार पर दी गई हैं। सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शिता के साथ लागू कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास कार्य कराए हैं, अब इन विकास कार्यों की जानकारी घर घर तक पहुंचाना है। 2024 के लिए भी जनता ने तय कर लिया है कि केंद्र व प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनानी है। भाइयों, हम पूरे संकल्प के साथ, पूरे उत्साह के साथ
पूरे जोश के साथ भाइयों घर घर तक इन योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। ये संकल्प लेकर के जाएंगे और 2024 में ये डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। भाइयों ये संकल्प लेकर के जाना है। आज हरियाणा के लोगों ने इस बात को तय कर दिया। मैं रात करनाल के अंदर था, मुझे 12 बज गए करनाल के अंदर, परंतु एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं था मेन कार्यक्रम के बाद जहां मेरे चाय के कार्यक्रम थे। 1000 1500 लोग वहां पर 3-3 घंटे तक बैठे रहे, इंतजार करते रहे। भाइयों आज लोगों ने तय कर दिया कि आने वाले समय के अंदर 2024 में भारतीय जनता पार्टी ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनेगी। आप सब ये संकल्प लेकर के जाएंगे। यही मैं आप सबके चरणों में आज आशीर्वाद लेने के लिए आया था। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके हम एक जयघोष, एक संकल्प लेंगे। विजय की मुट्ठी भींच करके ये हम संकल्प लेंगे कि एक एक घर के अंदर जाकर के 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। हरियाणा सरकार पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद जिला प्रशासन ने अनूठी पहल करते हुए मंगलमुखी समाज के लिए सेक्टर 12 में 2 दिवसीय कैंप का आयोजन किया। इसमें उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड बनाने के अलावा बैंक अकाउंट खोलने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की भी जांच की गई। मंगलमुखी समाज के लोगों ने बताया कि पहले वो इन सभी सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन अब प्रशासन की पहल पर एक ही छत के नीचे उन्हें सारी सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि वे इस बार अपने वोट का भी इस्तेमाल करेंगे। जो लोग हमारी कम्युनिटी के लोग हैं बाहर धक्के खाते थे, जो लोग जिन लोग के साथ भेदभाव होता था, यहाँ पर हमारे जो फरीदाबाद के बाद से डीसी है, जो एडीसी है, उन लोगों ने हमारी हेल्प करी, हम लोगों की बात सुनी, जिससे कि हम लोगों को बहुत हेल्प मिली। जैसे किसी को भी कोई भेदभाव कुछ नहीं और बहुत अच्छे से काम हो रहा है। सारा हेल्थ चेकअप एंड जो भी उनकी आईडीज है, जिनके पास नहीं आईडीज है उनका भी आईडी बन रहे हैं। मेरा वोटर कार्ड नहीं था और मुझे लगता भी नहीं था कि मुझे हक है कि मैं वोट कर सकती हूँ किसी को, बट प्रशासन ने पहल करी है हमारे लिए कि हम वोटर कार्ड बना सकते हैं, अपना आधार कार्ड बना सकते हैं या अपना टीजी कार्ड बना सकते हैं, जिनसे हमें सुविधाएं मिलेंगी। तो ये चीज़ सुन के या देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शायद पहले कभी हमने ना सुना ना देखा। इसमें हमारी कम्युनिटी को पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पहचान पत्र, कोई इलाज नहीं हो रहा उनके टेस्ट वगैरह हैं, जिसमें किडनी का टेस्ट है, लीवर का टेस्ट है, थायराइड का टेस्ट है, ये सब बेनिफिट मिल रहे हैं। पहले हम लोग कम्युनिटी हमारी यही सरकारी दफ्तर जाती थी, कभी कोई कहता था तीसरी मंजिल पे जाओ, कोई कहता था दूसरी मंजिल पे जाओ। यहाँ पे एक ऐसा लेवल बना दिया गया है, यहाँ पे पैन, हाँ जी, यहाँ पैन कार्ड वाला भी बैठा है, आधार कार्ड वाले बैठा है। हमारी कम्युनिटी के बारे में सोचा, मुझे बहुत ही खुशी मिली, बहुत ही हमारी कम्युनिटी को समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं उनके। मंगलमुखी समाज के लिए काम करने वाले संस्था के कार्यक्रम प्रमुख मकसूद अली ने बताया कि इन लोगों के पास कोई आईडी प्रूफ नहीं थे, जिसे लेकर डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की गई। उन्होंने इनकी तकलीफों को समझते हुए इस विशेष कैंप का आयोजन करवाया है। फिर वोटर आईडी कार्ड बनाना है और या फिर आपका बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाना है और सारे स्वास्थ्य चेकअप भी हो रहे हैं, आँखों के भी टेस्ट हो रहा है। सारी सुविधाएं यहाँ पे हम लोगों को दिलाई गई हैं। तो काफ़ी सारे लोग आए हैं, बहुत खुश हैं लोग कि सब सुविधाएं एक ही जगह पे मिल रही हैं। वहीं कैनरा बैंक की कर्मचारी सोनिया ने बताया कि इस कैंप में मंगलमुखी समाज के लोगों के खाते खोले गए हैं ताकि इन्हें भी सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। नहीं मिल पाती हैं, उनका भी बैंक में खाता खोल के उन्हें मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें जो सरकारी योजनाएं हैं उन सब का लाभ उन्हें दिया जाए। तो हमने कल से और आज तक हमने बहुत सारे अकाउंट खोल दिए हैं और आगे भी हम यहीं पे रहेंगे ताकि उनको जितने भी अवेलेबल लोग हैं सबका खाता खोल सके। ये बहुत सारी सुविधाएं जो थी वो इनको नहीं मिल पा रही थी इसी वजह से, अकाउंट की वजह से। तो आज हमने ये खोला तो होपफुली इनको आगे फ्यूचर में ये सब सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। प्रदेश सरकार की ओर से पेड़ों के संरक्षण के लिए चलाई जा रही प्राण वायु देवता योजना सफल साबित हो रही है। इस योजना के तहत जिले की अलग अलग पंचायतों व शहरी क्षेत्र में स्थित 75 से 150 वर्ष तक के 120 पुराने पेड़ों को जिला वन विभाग ने पहले वर्ष की
2750 रुपए पेंशन जारी कर दी है। विभाग की ओर से करनाल की अलग अलग पंचायतों, संस्थाओं और निजी व्यक्तियों की ओर से 120 पेड़ों की संभाल की गई है, जिनका सत्यापन वन विभाग ने किया है। इन्हें विभाग ने 3,30,000 रुपए आवंटित किए हैं। जिला वन अधिकारी जय कुमार ने बताया कि जिले में 9 प्रकार के पेड़ों को पेंशन का लाभ दिया गया है, जिनमें सबसे ज्यादा 49 पीपल, 36 बरगद शामिल हैं। हरियाणा पेड़ों को पेंशन देने के मामले में देश का पहला राज्य है। उन्होंने बताया कि पुराने पेड़ हमारी विरासत का अहम हिस्सा हैं और ये जीवन के लिए ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत हैं। उन्होंने सभी जिला वासियों से भी अपील की कि वे ऐसे विरासत वृक्षों की तलाश करें और पेंशन के लिए आवेदन करें। पेड़ों के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार की ये अच्छी पहल है। इससे लोगों में पेड़ों को बचाने और पर्यावरण को संरक्षित रखने की प्रेरणा मिलेगी। किसान के खेत में या पंचायत भूमि में या किसी की संस्था में कोई भी वृक्ष जो 75 वर्ष की उम्र से ज़्यादा का खड़ा हुआ है, जिसने उसको पाला पोसा हुआ है, अब तक रखा हुआ है, उसके लिए 2700 रुपये पर ईयर की पेंशन स्कीम लागू की है। हरियाणा में 4000 लोगों के लगभग के खातों में 2700 रुपये की पेंशन जो है ना की पहली किस्त जो है वो दी गई है। और इसी तरह करनाल जिला में कुल 112 वृक्षों को के मालिकों को पेंशन दी गई है, जो 75 वर्ष से अधिक आयु के थे। और इन वृक्षों में ज़्यादातर वही वृक्ष हैं जो बहुत पुराने समय के लगे हुए हैं। प्राणवायु देवता योजना के तहत पेंशन पाने वाले गांव पुंडरक के लाभार्थी सन्नी व सुरेश पाल ने बताया कि उन्हें इस योजना के तहत पहली पेंशन मिली है। सरकार की ये योजना पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी है। इससे वृक्ष भी बचेंगे और पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि वे इस पेंशन से पेड़ों की देखभाल करेंगे और उन्हें सुरक्षित रखेंगे। लाभार्थियों ने सभी लोगों से भावी पीढ़ी को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की। पेड़ों की सुरक्षा के लिए इसमें बहुत बढ़िया काम करे सरकार ने भाई। इसका ऑक्सीजन की पहली कोरोना में बहुत कमी हुई, उसका बहुत लोग तंग हुए। ठीक है, इसका लोगों को जागरूकता होगी, देख रेख करेंगे, लोग पेड़ पौधे लगावेंगे। की सेवा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं ना। हमारे तो 60-70 साल ऊपर आई तो बढ़िया कर रहे हैं। जब देखभाल भी पहले लगे हम 40 साल के 45 के हुए जी। इसका चौंतरा चांतरा है वो बना देंगे, सारा कुछ बढ़िया बना देंगे। इसका खाद पानी भी दे देंगे, इसके चौंतरा बनाएंगे। तो हमको तो सुरक्षित रखना चाहिए और पेड़ जो है लगाने चाहिए। पेड़ लगाने से हमारा पर्यावरण शुद्ध रहता है और जो है हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो इनकी देख रेख और जो है अच्छे से होनी चाहिए सभी जगह। ये बड़का पेड़ है बरगद। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई गई कल्याणकारी योजनाएं कारागार साबित हो रही हैं, जिससे किसान खुशहाल हो रहे हैं। सरकार की ओर से बागवानी खेती के लिए चलाई गई योजनाओं से किसान प्रगति की राह पर हैं और किसान अपनी आय को दुगना कर प्रधानमंत्री के सपने को साकार कर रहे हैं। इसी कड़ी में सिरसा के कालावाली क्षेत्र के प्रगतिशील किसान राजेंद्र गोदारा अन्य किसानों के लिए मिसाल बने हैं। गांव रोहिड़ा वाली के राजेंद्र ने अपने खेत में कीनू का बाग लगाया है। बीएससी एग्रीकल्चर पास राजेंद्र ने बताया कि परंपरागत खेती को छोड़कर अगर बागवानी की खेती की जाए तो किसानों को काफी मुनाफा मिल सकता है। अगर किसान शहर में जाकर खुद मार्केटिंग करें तो वे दुगना मुनाफा ले सकते हैं। सरकार की ओर से किसानों के लिए सोलर सिस्टम ट्यूबवेल कनेक्शन देकर बागों में टपका सिंचाई के लिए सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने कहा कि सोलर प्लांट लगाने से बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ता। टपका सिंचाई से डीजल और पानी दोनों की बचत होती है। बागवानी विभाग की स्कीम देखी। इस बागवानी स्कीम में मेरे को वाटर टैंक दे दिया फ्री में, फुल सब्सिडी थी उस पर। 100% अनुदान दिया गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने। और ड्रिप पे और पौधों पे भी सब्सिडी थी। तो फिर मेरा रुझान बढ़ा बागवानी की तरफ। मैंने वाटर शुरू करी। मैंने सन 2011 में लगाया था जी ये बाग। पानी की तो सारी बचत है जी। 25% पानी भी नहीं लगता इसमें, 75% पानी की बचत है। क्या कारण? ड्रिप इरिगेशन में बूंद बूंद पानी जाना है जी। परंपरागत खेती में अब की बार भी मेरे पास 10 एकड़ में नरमा था जी। नरमा हुआ है मेरा 6 क्विंटल किले का, 7000 बिका है, 42,000 की पैदा निकली है 1 एकड़ में।
जबकि मेरे बाग में मेरे को उम्मीद है कि 250 क्विंटल किन्नू निकलेगा पर एकड़। और इस हिसाब से अगर आज का रेट भी देखा जाए तो 3 लाख का बाग है जी पर एकड़, और रेट बढ़ने के चांस है, हो सकता है 16-17 रुपए किलो तक पहुंच जाए तो 4 लाख रुपए एकड़ का पैदावार दे देगा मेरे को। वहीं जिलों के अन्य किसानों ने बताया कि वो भी अब परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी खेती करने लगे हैं। इसमें समय के साथ साथ पानी की भी बचत होती है और मुनाफा अधिक मिलता है। परंपरागत खेती से मुनाफा ज़्यादा है और लेबर का खर्चा कम है और इसमें हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे बाग में मान लो बम्पर क्रॉप है और मुनाफा भी परंपरागत खेती से ज़्यादा है। अपने वातावरण को ही बचा सकते हो, आपका पानी बचेगा, आपका ये मानो कि ज़मीन की भी जो है स्वास्थ्य है उसके अंदर सुधार आएगा बागवानी से। अपने पड़ोस में ना मेरे जो फ्रूट फार्मिंग कर रहे हैं किन्नू की, तो उनको देख के मैंने भी मतलब फ्रूट फार्मिंग की 3-4 साल हो गए मेरे को। उसमें इनकम भी बहुत बढ़िया है, पानी की भी बहुत बचत है और लेबर की भी प्रॉब्लम नहीं होती और इनकम भी इससे मेरी बढ़ी हुई, अच्छी इनकम मिली है मेरे को इससे फ्रूट फार्मिंग से। बागवानी पे वैसे देखा जाए तो जो अनुदान है बहुत अच्छा है, फार्मर को चाहिए भी। अब मेरा ये देख लो फार्म है 35 एकड़ का, अगर मैं फ्लो इरिगेशन करता तो हार्डली 10 एकड़ से फालतू नहीं कर सकता था। बागवानी का मेरे को टैंक का मिला 100% और दूसरे ड्रिप इरिगेशन मैंने लगवाया है, इसमें भी मेरे को 90% के करीब मिला है। लड़का हो या लड़की, दोनों को ही शिक्षा हासिल करने का समान अधिकार है, लेकिन हमारे देश में अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पाता और बहुत ज़रूरी है कि ऐसे इलाकों में ऐसे लोगों की सोच को बदला जाए। यही बीड़ा उठाया यमुनानगर के पद्मश्री ओम प्रकाश गांधी ने। सन 80 के दशक में अपने विद्यार्थी काल के दौरान उन्होंने महसूस किया कि जो उनका क्षेत्र है वहाँ की महिलाएं शिक्षा में काफ़ी पिछड़ी हुई हैं। ऐसे में उन्होंने एक नई मुहिम की शुरुआत की, गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक किया और राशि इकट्ठा की। उन्होंने सन 85 में एक कन्या गुरुकुल की स्थापना की जो आज एक डिग्री कॉलेज में तब्दील हो चुका है। आज उस इलाके की सभी लड़कियां और महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और सफलता की नई इबारत लिख रही हैं और इसका श्रेय जाता है ओम प्रकाश गांधी को, एक साधारण व्यक्ति जिसने अपने असाधारण संकल्प से समाज को एक नई दिशा दी। एक व्यक्ति की सोच, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति कैसे पूरे समाज के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है, इसकी जीती जागती मिसाल है हरियाणा के यमुनानगर में रहने वाले ओम प्रकाश गांधी, जिन्हें गांधी नाम उनकी निस्वार्थ सेवा भाव के लिए दिया गया। उन्होंने नारी शिक्षा की अलख ऐसे समय में जगाई जब उनके आसपास इस बारे में कोई सोचता तक नहीं था। गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान उनकी ओर से समाज को दी गई अनमोल भेंट है, जिसने बेटियों के जीवन की दिशा ही बदल दी। आज इस संस्थान की लड़कियां सभी क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार के प्रति ओम प्रकाश इतने प्रतिबद्ध थे कि वे आजीवन अविवाहित रहे। ओम प्रकाश का जन्म यूं तो हरियाणा के यमुनानगर जिले के माधोपंस गांव में एक किसान परिवार में हुआ, लेकिन छोटे किसान होते हुए भी उनके पिता ने उन्हें उच्च शिक्षा दिलाई। उत्तर प्रदेश के कृषि कॉलेज में बतौर भौतिकी प्रोफेसर 20 साल तक काम किया। 1983 में नौकरी से त्याग पत्र देकर समाज सेवा का संकल्प ले लिया। संसाधन नहीं थे, किंतु दृढ़ निश्चय कर चुके ओम प्रकाश रुके नहीं। लगातार अलग अलग स्थानों की यात्राएं कर चंदा एकत्रित किया। मुझे यह आभास हुआ कि लड़कियों का पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। ज़्यादा मुझे अपनी माँ से प्रेरणा मिली। मेरी माँ केवल 5वीं पास थी। हम 4 भाई सरकारी नौकरी में आ गए, A क्लास और B क्लास। तो मुझे ये लगा भाई जब इतनी मेरी माँ के सिर्फ 5वीं पढ़ने से इतना क्रांति हो सका है तो इनको लड़कियों को पढ़ाया जाना चाहिए। तब लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे। मैं नौकरी छोड़कर आ गया इस खतरे के क्षेत्र में। यहाँ फिर ये भूमि मिल गई। सन 87 में यहाँ क्लास शुरू कर दी और 90 में यहाँ छात्रावास शुरू कर दिया। तो आज परमात्मा की कृपा हुई और महर्षि दयानंद जिनको अपना आदर्श मानता हूँ, उनकी प्रेरणा से ये संस्था स्थापित की है
उनके जो सपने थे लड़कियों को पढ़ाने के, स्त्री शिक्षा के, वो जितना भी मैं कर सका उसमें मैंने काम किया है। तो ऐसे शिक्षा के बिना और कोई बात नहीं है जिससे कि अपना देश या समाज तरक्की करेगा। उस शिक्षा के बिना तरक्की नहीं हो सकती। और शिक्षा में भी महिलाओं की शिक्षा बहुत ही जरूरी है, तो इसलिए मैं इस काम में लगा हूँ। शिक्षा प्रदान करने की अपनी यात्रा की शुरुआत उन्होंने यमुनानगर जिले के दूरस्थ गांव देवधर में एक छोटे से स्कूल से की, जहां महिला शिक्षा को लेकर जागरूकता थी ही नहीं। 1984 में कन्या विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। 1987 में गुर्जर कन्या विद्या मंदिर के नाम से प्राथमिक विद्यालय शुरू किया, जिसने आवासीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त की। 2015 में गुर्जर कन्या महाविद्यालय खोला और वहीं लड़कों के लिए बनाया गुरुकुल विद्यापीठ। गुरुजी इस इलाके में शायद ना आते तो हम लोग इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की ये बात है और उनके प्रयासों से हमारा ये इलाका दूर दूर तक विख्यात भी हो गया है। हमारे विद्या मंदिर की छात्राएं शिक्षा के हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और हमारा जो विद्यालय है वो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। महिला शिक्षा और समाज सुधार की दिशा में किए गए बेमिसाल कार्यों के लिए ओम प्रकाश को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। समाज के प्रति उनके समर्पण और अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर ओम प्रकाश गांधी को हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पानीपत में छठ पर्व के दौरे के मद्देनजर करनाल लोकसभा के सांसद संजय भाटिया और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। सांसद संजय भाटिया ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि पानीपत में छठ पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं और पूर्वांचल के लोगों के करीब 30 संगठन मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि पूर्वांचल के लोगों द्वारा आयोजित छठ पर्व के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का विशेष स्वागत किया जाएगा। उन्होंने उपायुक्त पानीपत वीरेंद्र कुमार दहिया व पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के साथ पूरे कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा की और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतिम मुकाबला खेला जाएगा। मैच के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इस आयोजन को भारतीय वायुसेना और खास बनाने जा रही है। वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम कल अंतिम मैच से पहले एयर शो पेश करेगी। वायुसेना पहले 10 मिनट अपने करतब से लोगों को रोमांचित करेगी। फाइनल मुकाबला देखने के लिए दर्शकों का अहमदाबाद पहुंचना शुरू हो चुका है। वहीं अहमदाबाद एयरपोर्ट के बाहर क्रिकेट प्रेमियों का परंपरागत नृत्य के साथ स्वागत किया जा रहा है। इस मैच को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। हर कोई भारतीय टीम की जीत के लिए प्रार्थना कर रहा है। अमेजिंग मैच होने वाला है। जिस तरफ से इंडिया खेल रही है, देयर इज नो डाउट वी आर गोइंग टू विन दिस कप। द होल कंट्री इज बिहाइंड द टीम इंडिया। बेस्ट विशेस टू टीम इंडिया एंड वी आर जस्ट विनिंग दिस कप। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है और कल मैं जब देख रहा था नरेंद्र मोदी स्टेडियम का प्रोग्राम के बारे में, जो हमारे सूर्य किरण एयर शो होने वाला है जो अराउंड 12:30 को स्टार्ट होगा एंड इस बार दे आर कमिंग आउट विद 9 एयरक्राफ्ट्स एंड उसके बाद प्रीतम जी का प्रोग्राम भी है और ये तो बहुत ही एंजॉय करने को मिलेगा। We are proud of Team India and with the Mohammad Sami and Bumrah, Jasprit Bumrah and Mohammad Siraj and Jaddu is one of the best bowler and Kuldeep Yadav. We are just came here to cheer up Team India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पर 26 नवंबर को प्रसारित किया जाएगा। पीएम मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि इस महीने में मन की बात कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में सुझाव मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने लोगों से माईगव या नमो ऐप पर सुझाव देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों की प्रेरक गाथाएं इस कार्यक्रम की मुख्य खूबी हैं, जो इस प्रत्येक कड़ी को अधिक समृद्ध और व्यवहारिक बनाती हैं।
समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।